Hello everyone, in today's 11th Commerce SP lecture, we are in chapter number 2. Let us start with page number 17 and check what we have done in the last lecture. As you can see, we are learning forms of business organization under joint stock company chapter. हमने इसमें 2 फॉर्म्स देखे, एक है सोल ट्रेडिंग कंसर्न एंड सेकंड वन इज अबाउट जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. सोल ट्रेडिंग कंसर्न में हमने क्या देखा, जब कोई बिजनेसमैन सिंगल हैंडेडली बिजनेस को संभालता है, इन द सेंस उसके साथ कोई पार्टनर नहीं है, उसके साथ कोई प्रॉफिट शेयर करने वाला नहीं है, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न. सोल ट्रेडिंग कंसर्न में हमने उसके फीचर्स देखे. सिंगल ओनर है, वन ओनर, कैपिटल बहुत ही कम होता है उसके पास, प्रॉफिट जो भी मिलता है वो उसके खुद के लिए होता है, किसी के साथ वो डिवाइड नहीं करता. जो भी डिसीजन बिजनेस के होते हैं वो सारे डिसीजन खुद ही ले सकता है, इसलिए उसको मैक्सिमम बिजनेस सीक्रेसी मिलती है. उसकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, इन द सेंस अगर बिजनेस का असेट्स बिजनेस की लायबिलिटीज को पे नहीं कर पाएगा तो उसका पर्सनल असेट रिस्क में आ जाता है, मतलब पर्सनल असेट बेच करके बिजनेस की लायबिलिटी को कवर किया जाएगा. इसे हम बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी. इसको कोई सेपरेट लीगल स्टेटस मिलता नहीं है, तो ओनर ही बिजनेस है, बिजनेस ही ओनर है, ठीक है, ओनर से ही बिजनेस है. सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज बिजनेस. बड़े बिजनेस के लिए सोल ट्रेडिंग कंसर्न सुटेबल नहीं होता. फिर हमने देखा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. इसमें हमने देखा एक ही फैमिली के लोग जब बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं तो उसे बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. इसको कौन सा लॉ गवर्न करता है, तो इसको हिंदू लॉ गवर्न करता है, और इसका एक एक्ट है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 जो इसके ऊपर लागू होता है. यहां पर अगर मेंबर बनना है तो फैमिली में बर्थ मेंबरशिप का एक कारण है. जो भी फैमिली में बर्थ हुआ है, हर एक वो चाइल्ड जिसका बर्थ हुआ है, वेदर गर्ल और बॉय, उसको क्या मिलता है, मेंबरशिप. जो हेड होता है बिजनेस का उसे हम कहते हैं कर्ता. क्या कहते हैं, कर्ता. हेड ऑफ द फैमिली इज नोन एज कर्ता, ठीक है. अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, जो बाकी के मेंबर है उनको क्या बोला जाता है, को पार्टनर्स. इसमें कोई मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट नहीं होता मेंबरशिप के ऊपर, ठीक है ना. इट डिपेंड अपॉन बर्थ एंड डेथ इन दी फैमिली. जितने डेथ होंगे उतने फैमिली मेंबर कम होते जाएंगे, और जितने बर्थ होंगे उतने फैमिली मेंबर इंक्रीज होते जाएंगे. ऑल द फैमिली मेंबर्स आर एंगेज इन द बिजनेस. सारे ही लोग बिजनेस में किसी न किसी रूप में डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या होते हैं, एंगेज होते हैं. कर्ता की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है, बट जो को पार्टनर्स हैं, अदर जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी जो लायबिलिटी होगी वो क्या होगी, लिमिटेड. दैट मीन्स उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी रिस्क में नहीं आएगी, ठीक है. इसका मैनेजर कौन होता है, कंट्रोलर कौन होता है, कर्ता ही मैनेजर है, कंट्रोलर है, कोऑर्डिनेटर है. कर्ता बीइंग द सोल डिसीजन मेकर कैन टेक क्विक डिसीजन. वो अकेला ही डिसीजन ले सकता है, वो चाहे तो किसी से कंसल्ट करे, ना चाहे तो ना करे. तो इसके लिए यहाँ पर बिजनेस सीक्रेसी भी बनी रहती है, ठीक है. और जो भी प्रॉफिट होता है वो डिपेंड करता है बर्थ और डेथ रेशियो के ऊपर. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट इज पार्टनरशिप फॉर्म. पार्टनरशिप फॉर्म. सोल ट्रेडिंग कंसर्न की बात करें तो वहां पर जो लिमिटेशन था, क्या लिमिटेशन था वहां पर लिमिटेशन था कि कैपिटल कम होता है, मैनेजरियल स्किल कम होता है कि नहीं. तो इसको ठीक करने के लिए यहां पर हम पार्टनरशिप में इन्वॉल्व होते हैं. मतलब जहां पर 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स आ जाएं तो ऑब्वियसली कहा जाता है ना, 1 से भले 2, 2 से भले 4, जितने ज्यादा लोग हैं उतना अच्छा है. तो क्यों अच्छा है, क्योंकि एक दिमाग से ज्यादा 2 दिमाग सोच सकते हैं, है कि नहीं.
दूसरी बात, इसमें जो कैपिटल रिक्वायरमेंट था, अकेला व्यक्ति ज्यादा पैसा नहीं लगा सकता, बट 4 लोग मिल करके, 10 लोग मिल करके ज्यादा पैसे लगा सकते। दैट मीन्स पार्टनरशिप में आप कैपिटल ज्यादा ला सकते हो, आया ना। और अपना अपना जो मैनेजरल स्किल है वो आप यूज कर सकते हो उसके अंदर, आपकी क्या क्वालिटी है, आपकी क्या स्पेशलिटी है, अकॉर्डिंगली आप उस पार्टनरशिप फॉर्म में यूज कर सकते हो। ठीक है। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय 2 or more पर्सन इज कॉल्ड पार्टनरशिप फॉर्म। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन हमको यहाँ पर बता दिया कि जिसका ओनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल 2 या 2 से ज्यादा लोगों के पास हो, उसे क्या कहा जाएगा, पार्टनरशिप फॉर्म कहा जाएगा। ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म ये एक एक्सटेंडेड वर्जन हो जाता है हमारे लिए सोल ट्रेडिंग कंसर्न का। जहां पर सोल ट्रेडिंग कंसर्न के लिमिटेशंस थे तो उसको दूर करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। द ओनर्स आर कॉल्ड पार्टनर्स, तो इसके जो ओनर्स हैं, जो मालिक हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, पार्टनर, क्योंकि वो अकेले मालिक नहीं है, उनका पार्टनरशिप है कि नहीं। सपोज किसी पार्टनरशिप फर्म में 4 पार्टनर है, तो चार के चार जो पार्टनर है, चारों क्या है, को ओनर है ना, तो इनको क्या बोला जाएगा, पार्टनर्स। तो पार्टनर्स, द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड अ फर्म, इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या नाम दिया जाएगा, फर्म। तो पूरा क्या हो जाता है, पार्टनरशिप फर्म। ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कंपलसरी इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करें तो अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म ओपन करना चाहते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कहाँ रजिस्ट्रेशन करना रहता है, तो इसके लिए भी एक सेपरेट एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। कुछ बातें जो गवर्न कर रही है वो आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया था जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म, तो उसको कौन सा एक्ट रूल करता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, है ना। ये जो हमने बात किया हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, तो ये ईयर के साथ आपको याद रहना चाहिए। अकॉर्डिंगली पार्टनरशिप जो एक्ट है वो कब का है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। फीचर्स क्या है पार्टनरशिप के, तो शॉर्ट में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, दिस इज स्टार्टेड बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन। ये एक एग्रीमेंट के थ्रू स्टार्ट होता है, मतलब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक बात पे एग्री होते हैं कि हाँ चलो हम ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। ये जो एग्रीमेंट है वो ओरली भी हो सकता है और रिटर्न में भी हो सकता है, बट हमें पता है रिटर्न एग्रीमेंट ज्यादा बेटर होता है क्योंकि उसका प्रूफ अवेलेबल होता है कि नहीं। तो इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि जब भी आप पार्टनरशिप में जाए कौन सा एग्रीमेंट करें, रिटर्न एग्रीमेंट करें। ठीक है। नंबर ऑफ पार्टनर्स, तो पार्टनरशिप होने के लिए आप अपने आप से तो पार्टनरशिप नहीं कर सकते हो, तो आपको कम से कम 2 लोगों का यहां पर मेंबर होना जरूरी होता है पार्टनरशिप के लिए। ठीक है। तो मिनिमम जो है वो 2 है, और मैक्सिमम पार्टनरशिप फॉर्म में कितने हो सकते हैं, 50। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50। कौन से बिजनेस की बात करें, जनरल बिजनेस। तो सर दूसरा बिजनेस कौन सा होता है जनरल बिजनेस से, दूसरा होता है बैंकिंग बिजनेस। ठीक है ना। तो 2 टाइप के इसमें बिजनेस होते हैं, एक बैंकिंग बिजनेस, एक नॉन बैंकिंग बिजनेस। तो जो नॉन बैंकिंग है वो हमारा जनरल बिजनेस है, जिसमें कितना अलाउ किया गया है, 50 पार्टनर्स को अलाउ किया गया है। बराबर है। द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड एंड इट इज जॉइंट एंड सेवरल। देखो 2 वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किए गए। पहली चीज तो लाइबिलिटी जो है पार्टनर की कैसी है, अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मीनिंग मैंने आपको बता दिया कि अगर बिजनेस का प्रॉपर्टी इनफ नहीं है लाइबिलिटी को पे करने के लिए, तो जो लेनदार हैं, जो क्रेडिटर है, वो आपके घर तक पहुंच जाएंगे, आपका घर, कार सब नीलाम कर देंगे और पैसा ले लेंगे। इसको हम बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब बिजनेस की लायबिलिटी सिर्फ बिजनेस तक नहीं रुकती, आपके घर तक आ जाती है, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी तक आ जाती है, और उसको भी बेच करके आपको पैसा चुकाना पड़ता है। ऐसी लायबिलिटी को हम बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो पार्टनर की लायबिलिटी यहां पर कैसी है, पार्टनर की लायबिलिटी है अनलिमिटेड लायबिलिटी, एंड इट इज जॉइंट एंड सेवरल। अनलिमिटेड तो है, साथ ही साथ कैसी है, जॉइंट है। कैसी है, जॉइंट। जॉइंट है उसका क्या मतलब है, मतलब पार्टनर ए है, बी है और सी है। ठीक है ना।
अभी सपोज बिजनेस के ऊपर जो लायबिलिटी है, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, ये जो प्रॉफिट शेयर करते हैं वो इक्वल करते हैं, 1:1:1, मतलब सबको इक्वली मिलता है, बराबर है। फॉर एग्जाम्पल अगर 90 रुपीज का प्रॉफिट हुआ तो ए को कितना मिलेगा, 30, बी को 30, सी को 30, तो टोटल कितना हो गया, 90। इसको हम बोलते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अच्छा, ये तो प्रॉफिट की बात हुई। अगर लॉस होता है ना, सपोज हमको 50,000 रुपीज का, या मैं ले लेता हूं यहाँ पर 90,000 रुपीज का क्या हुआ, लॉस। तो लॉस भी कौन बेयर करेगा, सिर्फ ए बेयर करेगा, सिर्फ बी बेयर करेगा, सिर्फ सी बेयर करेगा, या तीनों के तीनों को बेयर करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर लॉस होता है तो तीनों को बेयर करना पड़ेगा, ए बी एंड सी तीनों को इसमें क्या करना पड़ेगा, बेयर करना पड़ेगा। इसी को हम बोलते हैं इट इज जॉइंट। क्या ये जॉइंट? सर जॉइंट है तो फिर सेवरल लिखने की क्या जरूरत पड़ गई? हाँ? ये जो सेवरल वर्ड यूज किया है, तो सेवरल क्यों लिखा हुआ है? तो सेवरल का मतलब ये है कि इसी एग्जांपल में हमें जो लॉस हो गया है ना, हमें जो लॉस हो गया है 90,000 का, ऐसा समझो कि इसमें से जो सी है वो इंसॉल्वेंट हो गया। क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट होने का मतलब क्या है? मतलब उसका सब कुछ बिक चुका है, अब उसके पास 1 रुपया नहीं है देने के लिए, है ना। एवरीथिंग इज सोल्ड आउट, सब कुछ देने के बाद वो अभी क्या हो गया, एकदम बैंकरप्ट हो गया, निठल्ला हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया। अब वो आपको 1 रुपया नहीं दे सकता। और 90,000 का लॉस फिर कौन शेयर करेगा? ऐसे तो ए बी सी तीनों को शेयर करना चाहिए था, लेकिन अब सी क्या हो चुका है, इंसॉल्वेंट हो चुका है। तो सी का भी पार्ट किसको बेयर करना पड़ेगा, ए एंड बी। तो यहां पर लायबिलिटी क्या हो गई, सेवरल। मतलब अगर कोई इनकेपेबल है पेमेंट करने का, तो जो दूसरा पार्टनर है, जो रिमेनिंग सॉल्वेंट पार्टनर है, उसको पूरा बेयर करना पड़ेगा। तो ये जो 90,000 का लॉस है, अब कौन बेयर करेगा? अब ए और बी ये दोनों मिलकर बेयर करेंगे। गेटिंग इट एवरीवन? ये समझ में आया सबको? बोलिए कोई शंका, आशंका, निशंका, दुशंका? लेकिन सर यहां पर समझिए, सी तो इंसॉल्वेंट है, बी भी इंसॉल्वेंट हो गया, तो बी भी इंसॉल्वेंट हो गया तो ए तो बचा है, ए से ले लेंगे। और सर सब इंसॉल्वेंट हो गए, तो सब इंसॉल्वेंट हो गए तो फिर किसको पकड़ेंगे? जितना उनका घर बार बेच के मिला, कार बेच के मिला, फर्नीचर बेच के मिला, प्रॉपर्टी बेच के मिला, उतना ले लो, बाकी जाने दो, जीने दो, है कि नहीं? जियो और जीने दो। समझ में आया? तो सब इंसॉल्वेंट हो जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट में केस कर दो। कोर्ट ने अगर उनको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया तो छोड़ दो, उनको जाने दो, जी लो अपनी जिंदगी, ठीक है। कैपिटल इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स। ऑब्वियसली पैसा कौन देगा? पार्टनर ही देंगे ना, और कौन आएगा देने के लिए? तो कैपिटल का पैसा कौन देने वाला है? पार्टनर्स देने वाले हैं, राइट है। पार्टनरशिप फर्म डज नॉट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस। यहां पर हमने इसको रजिस्टर किया है ना, महाराष्ट्र का जो पार्टनरशिप फर्म होता है, वहां पर क्या होता है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है ना। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन द महाराष्ट्र इज कंपलसरी। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होने के बावजूद इसको कोई सेपरेट लीगल स्टेटस मिलता नहीं है। तो ये जो पार्टनरशिप फर्म है ना, फॉर एग्जांपल हमारे पास पार्टनर है, सपोज पार्टनर पी क्यू आर एस, ये 4 पार्टनर है, पी क्यू आर और एस, ठीक है। ये 4 पार्टनर हमारे पास है। इन्होंने एक फर्म खोला, सिम्बा लिमिटेड, सिम्बा एसोसिएट, हम ऐसा नाम दे देते, सिम्बा एसोसिएट। अब क्या ये सिम्बा एसोसिएट अपने नाम पर प्रॉपर्टी परचेस कर सकता है? आंसर इज नो। क्या लायबिलिटी बेयर कर सकता है? आंसर इज नो। तो यहां पर जो भी कुछ होगा वो पार्टनर के थ्रू होगा। मतलब प्रॉपर्टी होगी तो किसके नाम पे होगी? पार्टनर्स के नाम पे। लायबिलिटी होगी तो किसके नाम पे होगी? पार्टनर्स के नाम पे, क्योंकि उनकी लायबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड।
गेटिंग इट? तो यहां पर इसको कोई सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं मिलता, वो अलग से कोई आर्टिफिशियल पर्सन नहीं बन गया। गेटिंग इट? तो पार्टनरशिप फर्म does not enjoy separate legal status. Point number 6. In partnership firm, partners cannot transfer their share without the permission of other partner. अगर हमारा कोई पार्टनर है, जैसे पार्टनर एस है ना, पार्टनर एस, अब ये बूढ़ा हो चला है, ये बोलता है कि अब मुझसे काम नहीं होता, मुझे पार्टनरशिप से जाना है, एक काम करो मेरी जगह ना मेरे बेटे को पार्टनर बना लो। मतलब मैं मेरा शेयर, मेरा ओनरशिप किसको दे रहा हूं? मेरे बेटे को दे रहा हूं। तो क्या लिखा है वहां पर? कैन नॉट ट्रांसफर देयर शेयर विदाउट द परमिशन ऑफ अदर पार्टनर। जब तक बाकी के जो पार्टनर है, पार्टनर पी, पार्टनर क्यू, पार्टनर आर, ये लोग सहमति नहीं देते कि ठीक है चलेगा आप जाओ, आपकी जगह आपके बेटे को रखते हैं, है ना, बिना इनके परमिशन के आप किसी नए व्यक्ति को पार्टनर नहीं बना सकते अपनी जगह पर। आप अपना जो शेयर है, अपना जो ओनरशिप है, किसी और को दे सकते नहीं हो। यू कैन नॉट ट्रांसफर योर शेयर विदाउट परमिशन ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, अदर पार्टनर। ठीक है। नंबर 7, ऑल पार्टनर्स आर जॉइंट ओनर्स। क्या बता दिया? सारे पार्टनर क्या है? इसमें ऐसा नहीं कि कोई एम्प्लॉई है, सारे के सारे पार्टनर क्या है? जॉइंट ओनर, एज वेल एज जॉइंट मैनेजर, साथ ही साथ वो मैनेजर भी हैं। ठीक है, तो उनको जॉइंट ओनर भी बोला जाएगा और जॉइंट मैनेजर भी बोला जाएगा। नो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इन पार्टनरशिप, मतलब ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों उन्हीं के हाथ में है। सिर्फ जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ओनरशिप अलग होता है, मैनेजमेंट अलग होता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में ओनरशिप किसके पास होता है? शेयर होल्डर के पास होता है, और मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये क्या है? ये पार्टनरशिप फर्म है, तो इसमें वो जॉइंट ओनर भी हैं, इसमें वो मैनेजर भी हैं। ठीक है, तो यहां पर ओनरशिप और मैनेजमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन एग्रीड रेशियो, तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होता है कि हमारा पार्टनरशिप कैसे होगा, है ना। मैं आपको अगर ऑफर करूं कि मेरे पार्टनर बन जाओ, मैं आपको 40% शेयर दूंगा या 40% प्रॉफिट दूंगा, तो हमारा क्या रेशियो बन गया? 60-40, 60 मेरा 40 आपका, यस और नो? तो ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे, सामने वाला बार्गेन कर सकता है, नहीं नहीं मैं 60 लूंगा आप 40 लो, हो सकता है। तो जहां पर दोनों का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आता है कि ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए, उसके हिसाब से इसको एग्रीमेंट में लिख करके डिसाइड किया जाता है। तो उस एग्रीमेंट को क्या कहते हैं? उस एग्रीमेंट को कहते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो हमने यहां पर फिनिश किया पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म हमने देखा कि इसको जो एक्ट गवर्न करता है वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एंड फीचर्स में सबसे पहले देखा यहाँ पर 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा लोग आते हैं पार्टनरशिप पे, कम से कम 2 तो होने चाहिए, और ज्यादा ज्यादा 50 फॉर जनरल बिजनेस। ठीक है, 50। लायबिलिटी जो है पार्टनर की अनलिमिटेड होती है, ज्वाइंट होती है और सेवरल होती है। कैपिटल कौन कंट्रीब्यूट करता है? पार्टनर करता है। दे डू नॉट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस, उनको अलग से कोई नाम मिलता नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है। इन पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स कैन नॉट ट्रांसफर देयर शेयर विदाउट द परमिशन ऑफ अदर पार्टनर। तो आप अपना शेयर ट्रांसफर करना चाहते हो, आप अपना शेयर ओनरशिप दूसरे को देना चाहते हो, आप नहीं दे सकते जब तक दूसरे पार्टनर सहमत नहीं है। ऑल पार्टनर्स आर जॉइंट ओनर, सारे के सारे पार्टनर जॉइंट ओनर है, जॉइंट मैनेजर है। नो सेपरेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट और ओनरशिप में कोई डिफरेंस नहीं है, वही लोग मैनेज करते हैं, वही लोग संभालते हैं। Partner share profit and losses in the agreed ratio as mentioned in partnership deed. तो यहां पर एग्रीड रेशियो मतलब जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ उसके हिसाब से प्रॉफिट का बंटवारा किया जाता है। गेटिंग इट एवरीवन? सो नेक्स्ट कंसेप्ट इन फ्रंट ऑफ अस इज एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। आप देख रहे हैं कि हमारा जो पार्टनरशिप फॉर्म था उसमें एक प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था यहां पर? कि जितने भी पार्टनर हैं, है ना, पॉइंट नंबर 3 देखिए फीचर्स का, जितने भी पार्टनर हैं उनका लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड।
तो ये अनलिमिटेड प्रॉब्लम की वजह से क्या होता था, उनका प्रॉपर्टी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी रिस्क में आ जाता है। वो किस में आ जाता है, रिस्क में। तो कई बार पार्टनर्स एक फियर की वजह से कोई डिसीजन नहीं ले पाते, है कि नहीं, कि इनकेस हमें ह्यूज लॉस हुआ तो हमें घर से भी पैसे भरने पड़ सकते हैं। तो इस लिमिटेशन को निकालने के लिए क्या लाया गया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। मतलब ऐसा पार्टनरशिप फर्म जिसके अंदर जो पार्टनर है उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। कहां तक लिमिटेड होगी, फर्म्स के असेट लायबिलिटी तक, फर्म के प्रॉपर्टी तक। घर की प्रॉपर्टी कभी बिकेगी नहीं, बराबर है। सो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ये अभी हम देखने जा रहे हैं। Limited liability partnership LLP has a combination of feature of both partnership and joint stock company। तो इसको एक बेटर फीचर के साथ अटैच किया गया है, ठीक है ना। एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, दोनों को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, और यहां पर बनाया गया LLP। As the name suggests, partners have limited liability, which means that personal asset of the partner are not attached फॉर पेइंग ऑफ द डेट ऑफ LLP। अगर वहां पर ह्यूज लॉस हुआ तो पार्टनर्स का जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसे अटैच नहीं किया जाएगा, वो रिस्क में नहीं आएगा, उसे सेल नहीं किया जाएगा, देन दे आर सेफ, है कि नहीं। Nowadays it has become very popular form of business। तो आज की तारीख में ये क्या बन गया है, ये फॉरेन कंट्री से स्टार्ट हुआ और इंडिया ने भी बाद में इसको अडॉप्ट किया। तो आज की तारीख में ये बहुत ही पॉपुलर है, क्योंकि कोई भी पार्टनर नहीं चाहता कि उसकी लायबिलिटी क्या हो, अनलिमिटेड हो, उसका घर प्रॉपर्टी बिक जाए, ऐसा कोई पार्टनर नहीं चाहता, कोई पर्सन नहीं चाहता। ऑल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स आर गवर्न्ड बाय लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो इंडिया ने इसको कब अडॉप्ट किया, इसको 2008 में अडॉप्ट किया, और आपको इसका रजिस्ट्रेशन इस एक्ट के अंदर कराना पड़ता है। मतलब अगर आपको LLP ओपन करना है तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 2008 इसके अंडर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो यहां पर जब आप ये ऐसा फॉर्म ओपन करते हो ना, तो आपको फॉर्म का जब आप नाम लिखते हो तो उसको ब्रैकेट में लिखना पड़ता है LLP, ताकि पब्लिक को पता चले कि आपका जो लायबिलिटी है ना वो कैसा है, लिमिटेड लायबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंगली आपके साथ डील करेंगे, है कि नहीं। मतलब लोगों को पहले ही पता रहेगा कि अगर हमारा लॉस हुआ तो हम इनसे पूरे पैसे वसूल नहीं पाएंगे शायद। क्यों, क्योंकि इनका घर प्रॉपर्टी तो अटैच नहीं कर सकते, मतलब जो बिजनेस बेचकर मिलेगा उतना ही हम ले सकते हैं। तो आपको अपने नाम के आगे LLP इनटू द ब्रैकेट ऐसा शो करना पड़ता है, ठीक है। तो फीचर्स में आ जाते हैं। द लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। देखो यहां पर हमने क्या किया, हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी और पार्टनरशिप फर्म को मर्ज करके एक नया फॉर्म बनाया LLP। क्या बनाया, LLP, जिसके अंदर इसको सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है, मतलब एक कॉर्पोरेट बॉडी माना जाता है। द LLP एंड द पार्टनर्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे से क्या है, अलग है। जैसा हमने पीछे जो भी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखे, चाहे हमने सोल ट्रेडिंग कंसर्न देखा, चाहे हमने जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म देखा, और चाहे हमने पार्टनरशिप फॉर्म देखा, कहीं पर भी सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं मिल रहा था। बट ये जो LLP है इसको क्या मिल गया, सेपरेट लीगल स्टेटस। ये अब अपने नाम पर प्रॉपर्टी परचेस कर सकता है, सेल कर सकता है, लायबिलिटी इंकर कर सकता है, ठीक है। इसमें भी सेम क्राइटेरिया देखिए, मिनिमम जो है कितने पार्टनर होने चाहिए, 2 होने चाहिए। मैक्सिमम के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड रखो, आपकी मर्जी। नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कोई मिनिमम कैपिटल कंट्रीब्यूशन का भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप 50,000 1 लाख रुपए से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इट इज सिंपल टू फॉर्म एंड इजी टू ऑपरेट, बहुत ही सिंपल है और इजी टू ऑपरेट है। The liability of each partner is limited to his shares as written in the agreement। तो जितना उसने पैसा लगाया है उसकी लायबिलिटी वहीं तक सीमित है, उसके आगे आप घर से पैसे मांग सकते नहीं हो, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट है और ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। इट हैज लो कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन, इसको बनाने में खर्चा कम लगता है, रेस्ट्रिक्शंस बहुत कम है। There is no restriction on joining and leaving the LLP except as stated in the partnership agreement। आपकी मर्जी, आपको कब पार्टनरशिप छोड़कर जाना ना, आप जा सकते हो, अपना ओनरशिप बेच दो और चले जाओ, ठीक है। तो जब तक पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में नहीं लिखा तब तक आप फ्री टू डिसाइड
यू आर फ्री टू डिसाइड, मतलब आप जब चाहे तब डिसाइड करके आ सकते हैं और जा सकते हैं, है ना। तो ज्वाइनिंग में और लिविंग में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नो डबल टैक्सेशन, सॉरी, डबल टैक्सेशन इज अवॉइडेड, देर इज नो टैक्स ऑन शेयर इन प्रॉफिट। तो यहाँ जो एलएलपी से प्रॉफिट आता है उसके ऊपर कोई टैक्स लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो कंपनी ने कमाया है, ऑलरेडी जो एलएलपी ने कमाया है उसके ऊपर वो टैक्स भर चुकी है, तो उसका प्रॉफिट देने के समय आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट यहाँ पर दिया गया है। तो हमने देखा यहाँ पर कि सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज थी यहाँ पर क्या थी कि सेपरेट लीगल एंटिटी हो गए, मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं। यहाँ पर मिनिमम कैपिटल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल है, इजी है फॉर्मेट करने के लिए। हर एक पार्टनर का जो लायबिलिटी है वो कैसा है, लिमिटेड है, और ये एग्रीमेंट में लिखा होता है। लो कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन है और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है किस पे, ज्वाइनिंग एंड लिविंग पे। कभी भी ज्वाइन करो, कभी भी छोड़ के जाओ। और इसके अंदर डबल टैक्सेशन नहीं होता है, मतलब आपको जब आप प्रॉफिट लेते हो एज अ पार्टनर तो आपको उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी ने टैक्स पे कर दिया है। नाउ नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। Cooperative society is a voluntary association of persons formed to achieve certain economic objective। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ये इसके लिए फॉर्म किया गया है ताकि कुछ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को हासिल किया जा सके। कितना अच्छा कंसेप्ट है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का। इसको हम अपनी समाज में कई जगहों पर यूज कर सकते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी ये समझने के पहले ये काम कैसा करता है आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप सबसे पहले देखेंगे कि ये बना क्यों था। तो हमको पता है एक चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या होता है? चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैन्युफैक्चरर है, यहाँ पर एजेंट्स हैं, और उनके थ्रू गुड्स पहुंचता है होलसेलर के पास। होलसेलर से गुड्स पहुंचेगा रिटेलर के पास, और रिटेलर से गुड्स पहुंचेगा फाइनल कंज्यूमर के पास। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस होते होते क्या हो रहा है, हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो महंगे होते जा रहे हैं, है ना। तो जो मैन्युफैक्चरर है, मैंने बताया वो किसको गुड्स दे रहा है, एजेंट को। और ऐसे बहुत सारे एजेंट होते हैं बीच में। और वहां से गुड्स कहाँ पहुंचेगा, होलसेलर के पास। होलसेलर से गुड्स कहाँ पहुंचता है, रिटेलर के पास। और फिर लास्ट में फाइनल कंज्यूमर के पास वो गुड्स पहुंचता है। तो सपोज अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपीज का है, एजेंट को वो 110 का सेल कर रहा है, वो वहां पर 150 का सेल कर रहा है, और वो रिटेलर को 170 का सेल कर रहा है, और रिटेलर फाइनल कंज्यूमर को 200 रुपीज का सेल कर रहा है ना। तो इसके बीच का जो गैप देखो, प्रोडक्ट यहां से यहां तक पहुंचते पहुंचते उसका क्या प्राइस हो गया, मैन्युफैक्चरर से गुड्स पहुंचते पहुंचते कंज्यूमर के पास प्राइस हो गया 200। तो आप डिफरेंस देख सकते हो, डिफरेंस यहाँ पर 100 रुपीज का है कि नहीं। और जो फाइनल कस्टमर है, अगर रिच पर्सन है तो उसको फर्क नहीं पड़ता, बट जो पुअर फैमिलीज से हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज से हैं, जिनको प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज हो जाता है ना, पेट्रोल के प्राइस में 2 रुपए भी बढ़ गया तो उनको टेंशन आता है। तो ऐसे केस में ये कंज्यूमर क्या करते हैं, एक इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए कि क्यों ना हम ऐसा करें, क्यों ना हम ऐसा करें कि डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से परचेज कर लें। किससे परचेज कर लें, मैन्युफैक्चरर से। तो इंस्टेड ऑफ 100, हमको हो सकता है जो मैन्युफैक्चरर है वो प्रोडक्ट हमको 120 या 130 रुपीज में दे दे। ठीक है,
तो जो हम एक्स्ट्रा 70 रुपीज पे कर रहे हैं ना, वो हमारे बच जाएंगे, और बच जाएंगे तो हम आपस में डिवाइड कर लेंगे, ऐसा कर सकते हैं। तो इसी सोच के आधार पर बन गया क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कि कोई भी काम करना है, सपोज हम एक चौल में रह रहे हैं या हम एक बिल्डिंग में रह रहे हैं, तो उसके कुछ खर्चे कॉमन होते हैं, जैसे वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, है कि नहीं। फिर वहां पे कुछ काम कराना है सोसाइटी का, तो क्यों ना एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ले और सबका थोड़ा थोड़ा अमाउंट जमा करें, और साथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करें, साथ में वाटर सप्लाई का बिल पे करें। हम एक अपनी सोसाइटी में वाईफाई लगा सकते हैं, तो साथ में उसका पेमेंट करें, तो इसकी वजह से क्या होगा, सबको बेनिफिट मिलेगा। तो ये एक इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी वेरियस टाइप्स की हो सकती है, जैसे वेयर हाउसिंग के लिए कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव बैंकिंग, है कि नहीं। ऐसे एन नंबर ऑफ थिंग्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू किए जा सकते हैं, जिसके अंदर ये जो गरीब तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, पुअर फैमिली के लोग हैं, वो साथ मिलकर के आते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, बराबर है। तो यहां पर सपोज ये कस्टमर वेरियस शॉप से परचेस करते थे, अब क्या कर रहे हैं, अब इन्होंने खुद का स्टोर ओपन कर दिया, फॉर एग्जांपल अपना बाजार, सहकारी भंडार, आपने ऐसा कभी नाम सुना होगा, है कि नहीं। तो ये जो है, ये क्या है, अपने आप में कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो कैसे बनती है, क्या है, वो अभी हम लर्न करने जा रहे हैं। द नेचर ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज सर्विस ओरिएंटेड। अच्छा, इसको क्यों बनाया गया है, ताकि ये सर्विस प्रोवाइड कर सके, सर्विस दे सके। द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, कंपलसरी है, अंडर द महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट। तो इसका एक अलग से कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है 1960 का। कब का है, 1960। फीचर्स, रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। सबसे पहली बात, महाराष्ट्र में आपको क्या करना पड़ेगा, कंपलसरीली रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। द मेंबरशिप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ओपन टू ऑल। जो चाहे वो मेंबर बन सकता है, आपको आना है, शेयर परचेस करने हैं और आप मेंबर बन जाओगे, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर कम से कम 10 मेंबर्स तो होनी चाहिए। ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कम से कम सोसाइटी के 10 मेंबर्स तो चाहिए। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, जितने चाहे उतने आ जाओ। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड। तो जो लाइबिलिटी है वो कैसी है, लिमिटेड है, ठीक है। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर कैसी है, लिमिटेड, मतलब आपका जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो कभी रिस्क में आएगा नहीं। तो मैं यहां पर मार्क कर देता हूं, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर या कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर हैं उनका कैसा है, लिमिटेड लाइबिलिटी। नंबर ऑफ मेंबर कम से कम कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए। मैक्सिमम के ऊपर देयर इज नो लिमिट। इट डिफर्स फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरे जो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमने सोल ट्रेडिंग कंसर्न पढ़ा, पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ा, एलएलपी पढ़ा, ज्वाइंट हिंदू फैमिली फॉर्म पढ़ा, तो इससे क्या ये अलग है। एज इट्स एम is not maximization of profit but to provide service to its member। इसका जो एम है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है, वो प्रॉफिट कमाना नहीं है, सर्विस प्रोवाइड करना है। क्या है, सर्विस प्रोवाइड करना। द ऑर्गेनाइजेशन एंजॉयज इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस। तो यहां पर भी इसको क्या मिला, लीगल स्टेटस। के पहले हमने कहा देखा था, एलएलपी में। एलएलपी को भी लीगल स्टेटस मिला है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी लीगल स्टेटस मिला है। differ from its member, the management of cooperative organization is democratic in nature। तो जो मैनेजमेंट है वो कैसा है, डेमोक्रेटिक है। मतलब यहां पर आप हर बात के लिए मीटिंग करते हो, मीटिंग में इलेक्शन होते हैं और उस चुनाव में क्या डिसीजन लेना है वो सिलेक्ट किया जाता है। तो ये एक डेमोक्रेटिक नेचर से चलती है। देयर इज इक्वालिटी इन वोटिंग राइट। आपको जो वोट देने का अधिकार है वो भी कैसा है, सेम है। मतलब वन मेंबर वन वोट, वन पर्सन वन वोट, वन हेड वन वोट, ऐसा हम बोल सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप ज्यादा पैसे लगा रहे हो तो आपको ज्यादा देने का अधिकार है, ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटी में होता नहीं है। कैसा होता है, एकदम सिंपल चीज है, वन मेंबर या वन पर्सन वन हेड वन वोट। दे फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वन मेंबर वन वोट। There is control and supervision by the state government on the working of cooperative
ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके ऊपर देखरेख करने वाला कौन है? सुपरविजन में स्टेट गवर्नमेंट है। कौन है? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ताकि वो स्मूथली चले। As a sole trading concern, joint Hindu family business and partnership firm could not meet the requirements of large scale business organization। तो हमको business organization को बहुत बड़ा बनाना है, joint level पे बनाना है, तो ये सब forms of organization नहीं चलेंगे। तो हमको क्या चाहिए रहेगा? हमको चाहिए रहेगा joint stock company। All of them have limited funds, no stability, unlimited liability and lack of managerial ability। So the joint stock company was established। तो इसके लिए क्या establish किया गया? joint stock company। जॉइंट स्टॉक कंपनी, जैसा कि स्टार्टिंग में आपको बताया था, व्हाट इज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी? नाम ही क्या है? जॉइंट स्टॉक। तो बिग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप ये कंपनी क्रिएट करते हैं, जिसे बोला जाता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है। पार्टनरशिप फर्म में जैसा कि आपको बता दिया गया, जैसे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में क्या देखा था हमने? अनलिमिटेड मेंबर्स आप क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। तो इससे क्या होगा? एक ह्यूज कैपिटल आप क्रिएट कर सकते हो। आपको करोड्स ऑफ रुपीस में आपको आपका कैपिटल अमाउंट चाहिए, तो आप जॉइंट स्टॉक कंपनी की मदद से ये अचीव कर सकते हैं। ठीक है। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज मोर फॉर्मल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहली बात क्या? ये मोर फॉर्मल मतलब इनको क्या करना पड़ता है? इनको बहुत ही स्ट्रिक्टली रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। इनके ऊपर सबसे ज्यादा ऑब्लिगेशंस होते हैं, रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। It is capable of satisfying requirement of modern industry. It is most convenient form of business organization for the conduct of large scale business activity। अगर आपको large scale पे business activity करनी है, तो ये सबसे convenient form है। This form of organization started in India in the 18th century। कब ये start हुई थी? 18th century में। आपको पता है जब औद्योगिक क्रांति हुई थी यूरोप में, ब्रिटेन में, तो उस समय वहां से जो ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने वो जो औद्योगिक क्रांति थी वो इंडिया में भी लेकर के आई, और उसी औद्योगिक क्रांति का नतीजा है कि हमें जॉइंट स्टॉक कंपनी देखने को मिलता है। ठीक है। At present in India, we come across different types of joint stock companies such as public, private, government, statutory, etc। तो आज की तारीख में तो बहुत टाइप होते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के। पब्लिक भी है, प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है, स्टैट्यूटरी भी है। ठीक है। मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो यहां पर होता क्या है? जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में, यहां पर कि किसी पर्सन को क्या आया? आइडिया आया। ठीक है ना। इसके दिमाग की बत्ती जली, और ये जो आइडिया है, ये आइडिया उसने किसके साथ शेयर किया? अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया, और सबने मिलकर के क्या फॉर्म किया? एक कंपनी। मैंने आपको नाम बताया था, कासुकाबे कंपनी लिमिटेड, ऐसा कंपनी बनाया, और इसका शेयर मार्केट में इशू किया। तो ये सारे के सारे जिन्होंने शेयर परचेस किए, इन्हों क्या बोलेंगे हम? इनको हम बोलेंगे शेयर होल्डर, है ना। तो ये बिजनेस में पैसा लगाते हैं। जो पैसा कलेक्ट कर रहे हैं वो बिजनेस में लगाया जाता है, और बिजनेस से पैसे कमाए जाते हैं। और ये बिजनेस चलाने का काम किसका होता है? बिजनेस चलाने का काम होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, दे आर दी मैनेजर। तो ये ऐसा फॉर्म है जहां पर ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों क्या हो गया? डिटैच हो गया, दोनों अलग हो गया। ओनरशिप किसके पास चला गया? शेयर होल्डर के पास। और मैनेजमेंट किसके पास चला गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। ठीक है। कंपनी मीन्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। कंपनी का मतलब क्या होता है? एक लोगों का समूह, हु आर एसोसिएटेड फॉर अ लॉफुल कॉमन पर्पस। क्यों एसोसिएट हुए? ताकि वो लॉफुल, कानूनी तौर पर कॉमन पर्पस के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सके।
और गोल। द गोल में भी इंक्लूडेड इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये गोल कैसा हो सकता है? इट इंक्लूड इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो सकता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का भी ऑब्जेक्टिव हमारा हो सकता है, ठीक है। सच एज बिजनेस के लिए, चैरिटी के लिए, रिसर्च, स्पोर्ट्स, आर्ट, एंटरटेनमेंट एटसेट्रा। तो ये सब कारणों के लिए हम क्या बना सकते हैं? कंपनी बना सकते हैं। कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ पर्सन। तो ये जो लोग हमें पैसा देंगे उनके थ्रू हमें क्या मिलता है? कैपिटल मिलता है, जिनको बोला जाता है शेयर होल्डर। क्या बोला जाता है? शेयर होल्डर। इन सिंपल वर्ड, अ कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर कैरिंग सम बिजनेस एंड शेयरिंग द प्रॉफिट देयर ऑन। तो जो बिजनेस है वो कैरी करेंगे और प्रॉफिट शेयर करेंगे, यही इसका मेन मोटो है। जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन कलेक्ट ह्यूज कैपिटल फॉर द बिजनेस। बिजनेस के लिए क्या कर सकता है? ह्यूज कैपिटल कलेक्ट कर सकता है। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ फिक्स्ड अमाउंट। तो छोटा जो प्राइस है, सपोज एक बिजनेस स्टार्ट हुआ है, उसका प्राइस एक शेयर का 10 रुपए है, तो 10 रुपए बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट है ना। तो उसके हिसाब से लोग क्या कर सकते हैं? इस कंपनी का शेयर परचेस कर सकते हैं। These units are known as shares. As a person who purchases share is called shareholder. जो पर्सन इस शेयर को परचेस करता है उससे क्या बोला जाता है? शेयर होल्डर बोला जाता है। शेयर होल्डर्स इज अ पार्ट ऑफ ओनर ऑफ द कंपनी। तो इसको हम बोलेंगे पार्ट ओनर, मतलब को ओनर। शेयर होल्डर क्या है? को ओनर। द ओनरशिप ऑफ द कंपनी इज विद शेयर होल्डर्स while in its day-to-day administration is in the hand of director who are the elected representative of the shareholder. ठीक है। तो ओनर कौन है? शेयर होल्डर। और उन्होंने जिसको इलेक्ट किया है वो क्या बन जाएंगे? डायरेक्टर। ठीक है। द डायरेक्टर्स आर कलेक्टिवली नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जब सारे डायरेक्टर साथ में हो तो उसे क्या बोला जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोला जाता है। द प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर इज नोन एज डिविडेंड। और साल के बाद जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ? कंपनी को प्रॉफिट हुआ, वो डिविडेंड के रूप में सबको बांटा जाता है। ठीक है ना। यहां पर देखिए सभी ने पैसा मिला और पैसा दे रहे हैं, और कंपनी में पैसा देने के बाद कंपनी स्टार्ट होगी, बिजनेस करेगी, साल भर में जो कमाएगी तो सारे शेयर होल्डर में बांटेगी। ठीक है, यही इसका मेन फीचर है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा? हमने देखा ये एक लॉफुल बिजनेस बनाने के लिए, कॉमन पर्पस, कॉमन गोल को अचीव करने के लिए बनाया गया है। इसके ऊपर गवर्नमेंट के बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं। ठीक है ना। तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल लुक इन दी नेक्स्ट एपिसोड, अपकमिंग एपिसोड। समय समाप्ति की घोषणा हो गई है, तो मीट यू इन दी नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय, थैंक यू, शब्बा खैर, शुक्रिया, सायोनारा।